अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। और मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो और बना हुआ है वो है चेयरमैन नैब की तैनाती के ऊपर मुशावरत। 8 अक्टूबर को मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी और कानून इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है जी। 4 साल के बाद वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते। लेकिन कानून ये भी कहता है कि जो मुशावरत होनी है नए चेयरमैन नैब के लिए, उसके लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी यानी मौजूदा सेटअप में वो लीडर ऑफ द हाउस यानी वजीर आजम इमरान खान, लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ साहब मुशावरत से तैनात करेंगे। लेकिन अभी ये मुशावरत होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है। वो कहते हैं जनाब ऑर्डिनेंस के ऊपर गौर किया जा रहा है इस सिलसिले में, या फिर मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत समझती है कि वो मौजूदा अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या कहती है हुकूमत और फिर अपोजिशन का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, जरा दोनों मुलाहिजा कीजिए। देखिए, बदनीयती तो साफ नजर आ गई ना कि एक कानून बड़ा वाज़ेह है कि मुशावरत के साथ आपने चेयरमैन नैब को मुकर्रर करना है ताकि जो गैर जानबदारी है नैब के अंदर वो नजर आए। ये उस कानून की स्पिरिट थी। अब उसके अंदर कोई एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, रीअपॉइंटमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि मुशावरत शुरू करें और जो भी नाम सामने आते हैं उनमें एक पर कंसेंसस हो जाएगा। ना हुआ तो जो तरीका मुरवजा तरीका है उसके जरिए नया चेयरमैन नैब आ जाएगा। लेकिन एक 76 साल के आदमी को एक्सटेंशन देना महज इसलिए कि वो आपके कब्जे में है, तो पूरा निज़ाम जो ये नाम निहाद एहतसाब का है, ये पहले ही इस पर अवाम का यकीन उठ चुका है। ये हतमी फैसला हमारा एक तो हतमी है, और वो ये है कि हम नैब के एक्यूज्ड से कंसल्टेशन नहीं कर सकते कि वो हमें बताएं कि अगला चेयरमैन नैब जो है वो कौन होना चाहिए। तो कंसल्टेशन शहबाज शरीफ साहब से तो नहीं होगी। ये तो इमरान खान बड़े बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर वो फैसला भी कर चुके हैं, हम बता भी चुके हैं कि चूंकि शहबाज शरीफ बहुत सीरियस मुकदमात का सामना कर रहे हैं इस वक्त नैब में, लिहाजा उनसे कंसल्टेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कब्जे में होते चेयरमैन नायब फ्रेंकली, तो आज ये जो सारी लीडरशिप इस वक्त करप्शन के केसेस के बावजूद बाहर है, ये हरगिज बाहर ना होती। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। हुकूमत का और अपोजिशन का दोनों का मौक़िफ़ आपने मुलाहिजा किया, दोनों एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिए हुए हैं। हुकूमत कहती है कि शहबाज शरीफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, नैब के इल्ज़ामात हैं, केसेस भुगत रहे हैं, उनसे तो मुशावरत किसी सूरत में हो नहीं सकती। कैटेगोरिकली कहते हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करें, ये कानूनी पहलू है, हम अपने माहिरीन से उस पर जानेंगे। लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि अगर ऑर्डिनेंस लाए या फिर कानून से बालातर होकर कोई काम किया तो फिर उसके ऊपर जी हम सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन या उसको चैलेंज करने का ऑप्शन भी महफूज रखते हैं। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसमें क्या हो सकता है, आगे ब्रेक थ्रू कैसे हो, कानून क्या कहता है इसके ऊपर जनाब, अब क्या ऑप्शन निकाला जा सकता है, अपने एनालिस्ट से सारी सिचुएशन क्लियर करेंगे। हमें आज पैनल पर ज्वाइन करें हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, सोहेल वड़ायत साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। हसन निसार साहब, कल मुख्तसरन हमने इसके ऊपर डिबेट भी किया और जो कानूनी पहलू है उसके ऊपर तो हमने गौर किया, मजीद उसके ऊपर भी हम वाजे करेंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल पोजीशन है हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी, हुकूमत के रद्द अमल में आप क्या समझते हैं, हुकूमत को अपोजिशन लीडर से मुशावरत न करने का फैसला दुरुस्त है? यार मुझे समझ नहीं आती, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपने मुल्ज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, मुजरिम भी हो तो सुना है कि वो मुशावरत कोई ऐसी बात नहीं है। मुल्क के वसी तर मुफाद में टीपू सुल्तान ने अपने बेटे भी यरगमाल रख दिए थे। डायलॉग किसी के साथ भी हो सकता है, और शहबाज शरीफ अगर मुल्ज़िम हैं तो इस सबसे बड़े सूबे के साबिक वज़ीर आला, मेरा ख्याल है उतनी टर्म ही किसी की नहीं रही पाकिस्तान की तारीख में, एंड ऑन टॉप अपोजिशन लीडर हैं। आप क्यों सिर्फ फोकस किए हुए हैं उसके मुल्ज़िम होने वाले पहलू को? तो मुझे नहीं पता, ये रीमा या इससे किसी सियाने से मशवरा करें। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि हुकूमत की पोजीशन दुरुस्त नहीं है। सर, कानूनी पहलू के लिए तो मैं जाती हूँ, लेकिन कल जो हमारी मुख्तसरन डिबेट हुई, भट्टी साहब आपने पोजीशन ले ली हुई थी कि जनाब क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और मुल्जिम है शहबाज शरीफ साहब, इसलिए टेक्निकली होना नहीं चाहिए उनसे मुशावरत। सर, एक ये भी बता दीजिए कि क्या मौजूदा चेयरमैन कोई कंटिन्यू करने पर गौर हो रहा है, या फिर क्या कोई और नाम ज़ेरे गौर है, क्या चल क्या रहा है हुकूमती कैंप में इस वक्त? जी, पहले आपके सवाल का मुख्तसर सा जवाब है कि बिल्कुल मौजूदा चेयरमैन की रिकंटिन्यूएशन का वो हो रही है, मुशावरत हो रही है।
दूसरी बात मैडम शेख, नैब की कारकर्दगी को एक साइड पे रखें, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब को एक साइड पे रखें, मौजूदा चेयरमैन की ज़ात को एक साइड पे रखें और इस केस को भी एक साइड पे रखें। मतलब मौजूदा चेयरमैन नैब की तोसी या चेयरमैन ये जो है ये मेरा ख्याल है इस कानून को बदलना पड़ेगा। ये इखलाकियात लेस या मंतक लेस या असूल लेस कानून नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर, हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर चेयरमैन नैब नहीं लगाना चाहिए। ये हुकूमत और अपोजिशन का मिलकर चेयरमैन नैब लगाना या चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना या इवन DGFIA लगाना या पुलिस हेड्स लगाना, मैं तो यहां तक जाऊंगा। ये ऐसे ही है जैसे दूध की रखवाली, वो मुहावरा है ना, दूध की रखवाली बिल्ले को सौंप दी जाए। ये ऐसे ही है जैसे अहले इलाका के चोर डाकू, अहले इलाका यानी इलाके के चोर डाकू या इन चोरों डाकुओं के रिश्तेदार मिलकर अपने इलाके का SHO लगाएं। ये ऐसे ही है जैसे मुल्जमान को ये सहूलत दी जाए कि पहले किसी अपने चहेते को जज लगाएं, फिर उसके पास अपने केस लगवा लें। ये ऐसे ही है जैसे मच्छर से मलेरिया की दवा ले लेना। मैडम शेख, हो सकता है किसी असली जमहूरियत और असली जमहूरी क़ियादतों के मुल्क में या मुआशरों में ये बहुत आइडियल हो कि मिलकर अपोजिशन और हुकूमत वो इदारों के हेड लगाएं। लेकिन मैडम शेख, जहां आल बचाओ माल बचाओ और खाल बचाओ नंबर 1 प्रायोरिटी हो, जहां जमहूरियत सिविलियन बालादस्ती बदतरीन सिविलियन डिक्टेटरों के कब्जे में हो, जहां चंद खानदानों और चंद शख्सियतों ने जमहूरियत और पूरे निज़ाम को यरगमाल बना रखा हो और इन खानदानों पर और इन शख्सियात पर जो क़यादत कर रहे हैं उन पर सीरियस इल्ज़ामात हों, वहां अपोजिशन और हुकूमत मिलकर चेयरमैन लगाए। ये ज्यादती है इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ। यही वजह है मैडम शेख, आखिरी बात, कि नैब हो, FIA हो, इलेक्शन कमीशन हो समेत कोई मुल्क का इदारा आज हमारा मजबूत नहीं है। कोई मुल्क का इदारा अपने कदमों पर नहीं है, क्योंकि सब लाते हैं मेरा बंदा, मेरा बंदा कौन है, अपना बंदा कौन है, अपने वफादार लगाते हैं और फिर नतीजा हमारे सामने है और इदारों की कारकर्दगी हमारे सामने है। आप एक बात, इमरान खान साहब पर हेलीकॉप्टर का केस है, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं जिन पे उनकी जमानत जब्त हो चुकी, जमानत कंफर्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ खानदान समेत मनी लॉन्ड्रिंग टीटियों में घिरे हुए हैं और वो अपोजिशन हेड है। इमरान खान वजीर आजम है, नवाज शरीफ नाहल है, मुजरम है, मफरूर हैं, वो दिलों के राजा हैं, वो कायद हैं, वो रहबर हैं, वो इमाम खुमैनी है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, आप नाहल है, जमानत पर हैं, वो अगली नस्ल को लीड कर रही हैं। भट्टी साहब, आपका प्रिंसिपल स्टांस मैंने नोट कर लिया। आप समझते हैं कि दोनों को, यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नहीं लगाना चाहिए, तो फिर क्या तजवीज क्या है, कौन लगाए? बिल्कुल खुदा के लिए नहीं, कोई मुशावरत से सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में जैसे वो जुडिशल काउंसिल है, जुडिशल काउंसिल कर सकती है। जो वो लोग, जो 5 लोग, कोई ऐसी कमेटी बन सकती है जिनका सियासत से कोई तल्लुक ना हो या जिन पर कोई इल्जामात ना हो, वो कर सकती है। ये खुदा के लिए ठीक है, ये पार्लियामेंट और सुप्रीम हो जाएगी, ये जमहूरियत और अच्छी हो जाएगी। ऑडिटलेस, परफॉर्मेंसलेस जमहूरियत नहीं होनी चाहिए। अपने बंदों का छोड़ें, क्या रिजल्ट मिला आपको? कोई भी लगाते हैं अपोजिशन हुकूमत मिलकर, फिर सारे डिबेट कर लेते हैं ना। ठीक है भट्टी साहब, आपने आगे का रास्ता दिखाया, हम इसके ऊपर डिबेट कर लेते हैं। मौजूदा चेयरमैन की जो आपने बात की है उसके ऊपर भी मैं आगे जाके जरा मुख्तसरन बात करूंगी। उनके किरदार से मुतल्लिक भी अपोजिशन और हुकूमत दोनों को ही तहफ्फुज़ात हैं, तो इसके ऊपर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बट रीमा, जिस तरह से भट्टी साहब ने अभी एक तजवीज दी है कि जनाब अगर अपोजिशन और हुकूमत दोनों का ही किरदार माइनस कर दिया जाए, क्या ऐसी गुंजाइश है? और अभी हुकूमत जो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जरा कानूनी तौर पर हमारी रहनुमाई भी कीजिएगा बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से, ये किस तरह से हल किया जा सकता है बहरान, क्योंकि ऑर्डिनेंस आया तो उसके बाद भी एक बहुत लंबी जंग है। शुक्रिया लीना। बाइबल में एक वाक्य है जिसका एक समरी ये है कि लेट हिम हु इज विदाउट सिन कास्ट द फर्स्ट स्टोन। भट्टी साहब ने कहा जिसके ऊपर कोई इल्जामात नहीं है वो अपॉइंटमेंट्स करें पाकिस्तान में। कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, कौन सा ऐसा इदारा है जिनके जो सरबराह हैं उन पे इल्जामात नहीं है? हम बात ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस की करते हैं, सियासतदानों की करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क में कोई भी ऐसा इदारा है जिस पे सब यूनानिमसली कहेंगे कि वो साफ है, शफाफ है और जो अपॉइंटमेंट्स है वो इदारा करे। इसमें हमारी अदलिया,
इसमें हमारे दीगर इंस्टीट्यूशंस वो भी आते हैं, हर इदारा आता है। तो ये जो बात है ना कि साफ शफाफ लोग अपॉइंटमेंट्स करें, इसमें मुझे कोई वजन नजर नहीं आता। फिर तो आप कहें पार्लियामेंट है, वो कानून साजी भी क्यों करती है? साफ शफाफ लोग कानून साजी करें, या कोई भी पार्लियामेंट का जो काम है वो पॉलिसी क्यों बनाती है? ये कमिटीज जो हैं ये कोई साफ शफाफ नहीं है। पार्लियामेंट कोई भी काम क्यों करे अगर वो अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकती? दूसरी बात ये लीना, इस मुल्क में हमने मुल्जिम और मुजरिम में फर्क बिल्कुल खत्म कर दिया है। इमरान खान साहब पे भी इल्जामात हैं, शहबाज शरीफ साहब पे भी इल्जामात हैं। ऑपोजिशन जो है वो भी ये कह सकती है हम प्राइम मिनिस्टर से क्यों कंसल्ट करें, वो तो नैब ज़दा हैं, कह सकते हैं ना, लेकिन वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं जो कानून में तरीकाकार है उस पे अमल दरामद होना चाहिए। एक मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहती हूँ। नैब ऑर्डिनेंस जब जनरल मुशर्रफ लाए, उसमें नैब चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का तरीका क्या था? सिर्फ प्रेसिडेंट थे जो अपॉइंट करते थे नैब चेयरपर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस वक्त पार्लियामेंट नहीं थी, मार्शल लॉ था ना, कू था, पार्लियामेंट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना है, फिर नैब चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट हो सकती है। फिर पार्लियामेंट आई, उसके बाद कानून फिर से तब्दील हुआ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में मुशावरत के बाद अपॉइंटमेंट जो है वो कानून में आई। तो ये पूरी हिस्ट्री है। अच्छा, 2-3 और बातें। सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से अपॉइंटमेंट्स जो है वो चैलेंज हुई। आपको याद होगा दीदार शाह की चैलेंज हुई, फसी बुखारी साहब की चैलेंज हुई। उस पे उन्होंने कहा ये कंसल्टेशन सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने पेपर पे कह दिया कंसल्टेशन हुई है, ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, ये कंसेंसस लेने के लिए होनी चाहिए। उन्होंने और इसमें कंडीशंस लगाई। भट्टी साहब का जो सवाल है ना वो सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया कि ये लोग जो है ये नैब क्यों अपॉइंट करेंगे चेयरपर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब भी और उससे पहले जो एंटी करप्शन के इदारे हैं ये ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं, परसिक्यूशन के लिए, विक्टिमाइजेशन के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको कंसल्ट किया जाए। ये भी बात उठी कि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो इंक्वायरी है उनके खिलाफ या ट्रायल भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी नहीं कहा कि उनको आप कंसल्ट ना करें। उन्होंने कहा कि अगर मजीद कोई गुंजाइश ही नहीं है कंसल्टेशन की, एक डेडलॉक की सूरत हाल है, तो आप चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट कर सकते हैं जो एक आर्बिटर का रोल अपना सकते हैं, क्योंकि ये भी कोई नहीं चाहेगा कि जो अकाउंटेबिलिटी का अमल है वो बिल्कुल रुक जाए कि अगर कंसेंसस ना। तो ये सब हमारा एक बहुत अच्छा। और एक फनी बात आखिरी, ये जो करंट चेयरपर्सन है नैब के जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, इनको किसने अपॉइंट किया था लीना? खुर्शीद शाह साहब थे और शाहिद खान अब्बासी साहब, नून लीग। हाँ, दोनों जो हैं वो नैब पीपल्स पार्टी केसेस बने और दोनों जेल में रहे। अब दोनों पे तो अगर आप ये कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप जिनको लगाएंगे वो तो आप पे केस ही नहीं बनाएगा। तो ये तो आपके सामने नजर आता है कि ऐसा नहीं है। वैसे हमारी एक हिस्ट्री भी है जिसको आप अपॉइंट करते हो ना, वही आपको डसता है बाद में। तो पाकिस्तान की एक तारीख है, उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, प्रिंसिपल्स जो है उनको समझ लीजिए, कानून को समझ लीजिए, हुकूमत का जो पूरा मौकफ है अलीना वो इतना। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट कि मुझे समझ नहीं आ रही किस ग्राउंड पे वो सेंस बनाता है, हर तरह से अनरीजनेबल है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। भट्टी साहब का क्योंकि मौके पे एक दफा उनसे जरा पूछ लेते हैं कि वो क्या मजीद इसमें दलाइल देना चाहते हैं, फिर एक दो मेरे सवाल हैं आपसे कानूनी, उस पर मैं वापस आती हूँ। जी भट्टी साहब। देखिए मैडम से मेरे सवाल, आज मुझे खुशी ये हुई है कि मेरे सवालों का जवाब रीमा साहबा ने खुद ही दे दिया है। उन्होंने फरमाया कौन सा ऐसा इदारा है जिस पर इल्ज़ाम ना लगाओ। यही तो मैं रोना रो रहा हूँ। कोई इदारा इन्होंने मजबूत नहीं किया और कोई इदारा ऐसा नहीं जो इल्जामात के बगैर छोड़ा हो। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि इदारों के हेड वो लगाएं खुदा के लिए, या वो लगाएं जो मेरा बंदा ना हो, अपना बंदा ना हो। इदारे बेहतर हो जाएंगे, कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। दूसरा सवाल उन्होंने कहा, उन्होंने उठाया कि मुल्ज़म और मुजरम में फ़र्क। मेरे इस मुल्क में ऐसे हैं जो नवाज शरीफ मुजरम है, इन्हीं अदालतों ने उनको मुजरम डिक्लेयर किया हुआ है। मरियम नवाज साहबा मुजरम है, लेकिन
क्या करते हैं? वो कहते वो दिलों के राजा हैं, वो हमारी अगली नस्ल को लीड करेंगी। उधर कभी रीमा साहबा ने ये कहा है, नवाज शरीफ साहब का नाम लगाए हुए कि मफरूर और मुजरम नवाज शरीफ साहब लंदन में 8 हफ्ते के लिए गए थे, अब वापस आ जाना चाहिए। नहीं कहा, क्योंकि जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। अच्छा, आगे है विक्टिम, आगे उन्होंने कहा विक्टिमाइजेशन में। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए ना, फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने कहा इदारे विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं कि ये हुकूमत और अपोजिशन से को इससे निकालें, चंद इदारों से कम अज कम। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का सीनियरिटी पे ना होना होता, हुकूमत ने मुकर्रर करना होता, तो आज सुप्रीम कोर्ट का भी हाल बुरा ही होता। तो इसलिए इस हमारे मुआशरे में इन लोगों से निकालें और एक कमेटी बना लें। कुछ अगर इदारा कोई नहीं है, कुछ चंद शख्सियात तो होंगी जिन पर कोई इल्जाम नहीं होगा या कोई अच्छे, उनको दे दे खुदा के लिए। तो ऐसा प्लीज कर लें, ये फायदेमंद है। चेयरमैन अच्छा, कोई पार्लियामानी कमेटी वगैरह का ऑप्शन निकल सकता है, एक बंदा लगाए और वो फिर वो क्या करता है, मेरे लिए काम करे, वो काम नहीं करता। ठीक है भट्टी साहब, आपका आर्ग्यूमेंट आ गया। ओके भट्टी साहब, आपका आर्ग्यूमेंट आ गया। रीमा, कोई ऐसी ऑप्शन है, कोई पार्लियामानी कमेटी? क्योंकि सब डेडलॉक है, इस वक्त तो आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो रीना, ये इस तरह के इल्जामात ना लगाएं कि मैं नवाज शरीफ साहब को मुजरिम नहीं कहती। वो कन्विक्टेड हैं, वो मुजरिम हैं। उसके पीछे क्या है, क्या उनकी जो खिलाफ जजमेंट्स है वो मजबूत है कानूनी तौर पे, नहीं, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन वो एक मुजरिम है, वो मुल्जिम नहीं है। मुल्जिम वो होता है जिस पे इल्जाम होता है, किसी अदालत ने उन्हें कन्विक्ट नहीं किया होता। शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब दोनों मुल्जिम हैं। तो ये क्लैरिटी ले आए, इस तरह पर्सनल बात ना किया करें कि मैं कहती हूँ कि वो मुल्जिम है नवाज शरीफ साहब। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। दूसरी बात ये लीना, देखिए, अब कमेटी जो है वो किसकी बनेगी? अगर आपने कह दिया कि हमारे सियासतदान ही जो हैं वो सब वो करप्ट हैं, सब पे मुकदमे हैं, सब पैसा खाते हैं, तो कमेटी आप कैसे बनाएंगे? चाहे आप चले, अभी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप इसको मजीद बढ़ाते चले जाएं, वो इशू आएगा। आज भट्टी साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है उसका क्या हाल होता अगर पार्लियामेंट अपॉइंट करती जजेस। भट्टी साहब खुद इस शो में बार बार सुप्रीम कोर्ट के बारे में, बल्कि और लोग भी कहते हैं, मैं भी कहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस बहुत अफसोसनाक है बहुत सी केसेस में। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है कि हम उसको एज एन एग्जेम्पलरी इंस्टीट्यूशन दिखाएंगे पाकिस्तान में। हम इस शो में खुद इस इंसाफ का जो हमारा निजाम है उस पर कितनी हमने तनकीद की है। तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचता। अब चेक्स एंड बैलेंसेज आप देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द जो रूलिंग पार्टी है, वो ये दोनों है। इसके बाद मजीद गुंजाइश है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन हो सके। अब ये काफी ऑलरेडी ब्रॉड बेस्ड आपके पास अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में आप जाके देख लें कि इस पे जरूरत क्यों है। अच्छा, आखिरी बात, अगर आपने तब्दील करना है, आप किस तरह करेंगे ये मुझे बता दीजिए। कानून साजी से ही होगा ना। नैब ऑर्डिनेंस जो एक कानून है। अच्छा, ये जो आपने मुझे कहा ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मशवरे की गुंजाइश है। हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कई अपनी जजमेंट्स में कहा है कि अगर डेडलॉक हो जाता है आप चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर लें। उनका एक ऐसा रोल है, उनसे कंसल्ट किया जा सकता है। लेकिन पहला मरहला यही है कि हुकूमत और ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्हें साथ बैठ के मुशावरत करनी है। हुकूमत तो कह रही है हम करेंगे ही नहीं। अच्छा, अब कानून वो कह रहे हम नहीं करते, हम ठीक है। हाँ, अगर आपको सिस्टम नहीं पसंद तो आप, लेकिन क्योंकि मुझे याद है जब हम पीछे तशरीह करवाने गए थे, हाँ मुझे याद है रीमा, इस तरह की सिचुएशन पहले भी आई थी जब हम तशरीह करवाने गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था सबसे पहले कि जनाब आप पार्लियामेंट के मैटर्स कोर्ट में क्यों ले आते हैं? तो यहाँ पर भी तो वो गुंजाइश निकल सकती है अगर ऐसा होता है तो। अच्छा अलीना, और मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं सोहेल बड़ा पार्लियामेंट को इस लायक, आखिरी बात, अगर आप पार्लियामेंट को इस लायक भी नहीं समझ कि वो अपॉइंटमेंट्स कर सकें मिलके हुकूमत ऑपोजिशन, तो फिर पार्लियामेंट का क्या रोल है इस मुल्क में? आप उनको कानून पार्लियामेंट का क्या रोल है, बहुत बड़ा सवाल। वो क्या कर सकते हैं? तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। अगर सोहेल वड़ायत साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। ओके, सोहेल वड़ायत साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। सोहेल वड़ायत साहब, आपका इसके ऊपर क्या टेक है? और खास तौर पे जो भट्टी साहब ने भी बात की बड़ी अहम है। अगर तो वाकई में ऐसा है कि हुकूमत मौजूदा चेयरमैन नैब को ही कंटिन्यू करने का सोच रही है, तो सर इसके ऊपर तो न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत से भी बड़ी आवाजें उठ चुकी हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उठा चुकी है हुकूमत। तो ये तो खुद में बड़ा एक सवालिया निशान और एक बहरान होगा।
जी देखें अलीना साहबा, मेरी राय में ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है और पार्लियामेंट जो है अवाम की मुंतखब करता होती है। और जब आप किसी को ये इख्तियार देते हैं, पार्लियामेंट को ये इख्तियार देते हैं कि वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, शहबाज शरीफ सिर्फ एक्स चीफ मिनिस्टर नहीं है, शहबाज शरीफ अब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। उनसे जो मशवरा है वो दरअसल अवाम से मशवरा है, दरअसल अवाम के ताकत का जो सरचश्मा है अवाम, उनसे मशवरा है। तो बुनियादी तौर पर हम तमाम जो ताकत हासिल करते हैं, जमहूरियत है क्या? अवाम के वोट का नाम है, अवाम के वोट से पार्लियामेंट मुंतखब होती है। इसीलिए जहाँ कहीं मुश्किल पेश आती है हमेशा रिवर्ट बैक टू द बेसिस होता है। तो इसीलिए ये लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मशवरा रखा गया है और बड़ा सोच समझ कर 70 साल की हिस्ट्री के बाद ये तय किया गया कि जब भी आप नैब के चेयरमैन का इंतखाब करेंगे तो आप अपोजिशन से जरूर मशवरा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जब आप तैनाती करेंगे तो आप मशवरा करेंगे। इसी तरह जजेस की तैनाती जो है इस पर भी पार्लिमानी कमेटियां हैं। तो ये सारा कुछ एक आइन, कानून और अवाम की सोच और हजारों सालों की लोगों की जो तरीक़ेकार है, सोचो विचार है, उसके बाद ये डेवलप हुआ है। इसको एक बस सिर्फ एक फिक्र से कह देना कि ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी कानून ठीक नहीं, ये भी अखलाकियात के खिलाफ है, और इसके पीछे पूरी एक तारीख है, पूरा एक आइन है जिसके पीछे कानून साजों ने, आइन साजों ने, जजेस ने, पार्लियामेंटेरियंस ने एक पूरी इमारत रखी हुई है। उस इमारत की बुनियाद पर ये और ये चल रहा है। ये नैब के जो मौजूदा चेयरमैन है ये भी इसी तरह सिलेक्ट हुए थे। सर आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन सर आप बात दुरुस्त कर रहे हैं लेकिन कानून में इस्लाह की गुंजाइश भी मौजूद है। तो अगर अब ये जैसे हम चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के उसमें भी देख रहे हैं कि एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है कि वहां पर सवालात उठा दिए जाते हैं, फिर आगे जो रिजल्ट्स आते हैं या जो रिपोर्ट्स की जी देखें उसका हल अलीना मौजूद है। सर अगर यहाँ पर भी ऐसी कैफियत बन जाती है तो हाँ उसका हल मौजूद है। देखिए कानून के अंदर ही उसका हल दिया गया है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो इत्तेफाक नहीं करते या उनके दरमियान डेडलॉक हो जाता है फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट से मामला तय हो जाएगा। बुनियादी बात है कि बहुत सारी चीजें हमने जो सेटल की हुई हैं उनको सेटल रखें, उनको अनसेटल ना करें। ये तो बड़ा अच्छा कानून बना हुआ है, बड़ी इसमें बड़ी खूबियां हैं, इसमें कंसेंसस है, इसमें हुकूमत और अपोजिशन। सर जो मैं रीमा की बात से समझी हूँ वो भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट मशवरा दे सकती है, वापस फिर जो बॉल है वो कोर्ट में आएगा ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के। सो लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन लीडर का मशवरा करना बड़ा जरूरी है। भट्टी साहब जी ये मीनिंगफुल डायलॉग होगा, इनका मीनिंगफुल डायलॉग होना जरूरी है। बट होगा तो सर होगा तो फिर ना, भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इस अहल ही नहीं है, वो नैबज़दा है। ये आप ये ना समझे, जब जिनके सर पे पड़ेगी ना ये कानून, जब बन जाते हैं तो कानून पर अमल करना पड़ता है। कि जब इनके सन पे पड़ेगी, जब ये रास्ते बंद हो जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आपको चाहे वो मुल्जम है या नहीं या मुल्जम, आप बामानी मुज़ाकरात करें तो करने पड़ेंगे। अच्छा भट्टी साहब देखिए मैडम शेख, सोहेल साहब ने कहा कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, बिल्कुल हैं। और हसन निसार साहब का यहाँ मुझे एक फिक्रा याद आ रहा है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और ये चश्मा सूख चुका है। दूसरा, जमहूरियत अवाम का नाम है। कहाँ हमारे यहाँ जमहूरियत अवाम का नाम है? पार्लियामेंट की तमाम तर इज्जत और सुप्रीमेसी को मद्देनजर रखते हुए किस पार्लियामेंट ने हमारे बारे में कभी क्या पिछले 3 साल ही देख ले क्या हुआ है पार्लियामेंट में। आगे जमहूरियत अवाम का नाम है, मगर जमहूरियत ऑडिट लेस नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस लेस नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत जाती मरूसी सियासतों से, गुलामियों से भरी नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत करप्शन का, लूट मार का नाम नहीं। जमहूरियत मिल बांट के आप चंद खानदानों के बांटने का नाम नहीं है। तो प्लीज इसके लिए, ये भी जमहूरियत के लिए ही मैं कह रहा हूं कि जमहूरियत इससे मजबूत होगी अगर आपके इदारे मजबूत होंगे,
अगर आपके इदारों के लगे हुए लोग अच्छे होंगे, ये जो कंप्रोमाइज लोग हैं, ढीलों वाले लोग हैं, ये नहीं लगा सकते इदारों में, ये अपने बंदे ही लगाएंगे। इनकी नेचर में है अपना बंदा लगाना, गुलाम बनना, और फिर उन गुलामों से काम करवाना और अपने करना। कोई एक बता दें कि मुझे किसी ने किसी इदारे का बहुत हेड खूबसूरत लगा दिया, उस पर सारे बाद में सारे ना रोए हों, चेयरमैन नैब हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, DGFIA हो, पुलिस हेड हो, सारे रोते हैं, पहले लगाते हैं फिर सारे रोते हैं। तो इनको देखिए, बहुत मर्तबा हम ये तजर्बा कर चुके, कानून बदल भी सकते हैं ना, यही पार्लियामेंट कानून बदल दे। और इस तरह एक वक्त था सदर के पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार था, कानून में इस्लाह भी हो सकती है, भट्टी साहब का पॉइंट। तो इस तरह कानून उसला हो सकती है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को। हुकूमत इनकारी है कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेगी, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। भट्टी साहब हुकूमत के मौक़िफ़ में अपना वजन डालते हैं, कहते हैं जनाब नैब के मुल्जिम से किस तरह से मुशावरत हो सकती है, कहते कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए। रीमा, ब्रेक से पहले जैसे भट्टी साहब बात कर रहे थे, कानून में इस्लाह की गुंजाइश है, क्या मौक़िफ़ है आपका इसके ऊपर? अरीना, सबसे पहले तो आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। भट्टी साहब कहते हैं कि अगर इस तरह के करप्ट लोग हैं वो कोई अपॉइंटमेंट करेंगे तो अपने मुफाद में ही करेंगे। तो बताइए कि खुर्शीद शाह साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो अपॉइंटमेंट की, जस्टिस जावेद इकबाल साहब की, दोनों को नैब केसेस भुगतने पड़े, बल्कि डिटेंशन भुगतनी पड़ी। तो अपने मुफाद में अगर उन्होंने किया था तो ऐसा क्यों हुआ? फिर तो जो नैब चेयरमैन थे वो तो उनकी पॉकेट से होने चाहिए थे। चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, थोड़ी उनमें पेचीदगियां होती हैं, खास तौर पे पाकिस्तान के मामले में उनको थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। एक तरीका होता है, प्रिंसिपली ये तरीका दुरुस्त है कि ऑपोजिशन और हुकूमत मिल के अपॉइंटमेंट करें, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि नैब का जो कानून जैसा है, जिस तरह वो चलता है, उसमें मैनिपुलेशन की जिस तरह गुंजाइश है, मैं तो बहुत ऐसे से कह रही हूँ इसमें तरमीम होनी चाहिए, लेकिन तरमीम के लिए भी हुकूमत ऑपोजिशन साथ में बैठती, साथ अगर ऑपोजिशन बात करें तो हुकूमत कहती है एनआरओ चाहते हैं। तो हुकूमत अब क्या चाहती है? हुकूमत क्या, वहाँ पर एक डेडलॉक आ जाता है। ठीक है जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्विकली भट्टी साहब जवाब देना चाहते हैं, सुन लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होती है रीना, ऑर्डिनेंस भी 8 महीने के लिए होती है, फिर क्या करेंगे? 140 डेज, देखिए, हाँ 120 डेज, लेकिन 120 डेज, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ वो अगेन अगर करें तो ट्रू जी। भट्टी साहब, मैडम शेख, काबिल एहतराम रीमा साहबा ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ मुकदमात हैं, उन्होंने ही चेयरमैन लगाया था। खुर्शीद शाह के खिलाफ भी मुकदमात हैं, उन्होंने ही चेयरमैन लगाया था। तभी तो दोनों रो रहे हैं, तभी तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब माफिया मांग रहे हैं कि इस चेयरमैन को हमने लगाने पर माजरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं, हमने ये चेयरमैन लगा दिया क्योंकि पॉकेट में नहीं आया। बाकी सारी अक्रॉस द बोर्ड साफ साइड पे रखें। उनकी वो ऑडियो वीडियो से पहले भी यही रोना था कि ये देखें जी, ये नैब क्या है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं कर रहा, बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा। ये इसलिए तो चाहते हैं, उससे पहले नैब के चेयरमैन जो थे उनसे ना पीपल्स पार्टी को कोई शिकायत थी, ना नून को कोई शिकायत थी। इमरान खान साहब को शिकायत जरूर थी। उससे पहले चेयरमैन जो थे वो पीपल्स पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाओ, पीपल्स पार्टी ने लगाया। मौजूदा चेयरमैन से तो हुकूमती अपने बंदे को इदारे का हेड बनाया है। अच्छा, नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं निकालो इनसे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं निकालो इनसे 80%। देखें, एक आपने मिसाल शुरू में नहीं दी थी, यानी चोर, डाकू या उनके रिश्तेदार अपने इलाके का एसएचओ खुद मुकर्रर करें, तो इसमें सारे अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने चेयरमैन लगाकर माफी क्यों मांगी? इस पे क्यों हंस रहे हैं? पेमरा का नोटिस आ जाए। इसका मतलब है चेयरमैन, इसका मतलब है शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह और पार्लियामेंट की विजन इतना ठीक नहीं था, उन्होंने गलत बंदे को चेयरमैन लगा दिया। यही कहने की बात है ना। मैं हसन निसार साहब से पूछ रहा हूं, हसन निसार साहब आप क्यों इसके ऊपर हंस रहे हैं? भट्टी साहब अगर ये बात कर रहे हैं और ये पब्लिक डिबेट भी है कि अगर एक शख्स जिसके ऊपर इतने इल्जामात हैं वो कैसे, एक मिनट अलीना जी सर, यार सुन लो ना भाई, आप लोगों की सारी बुनियाद ही जो है ना वो नमक के दलों के ऊपर है। उसकी वजह है आप एक अजीम व शान फ्रॉड और जुगाड़ को जमहूरियत अज्यूम करके समझ के, और ये क्या आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएगी, जैसे माशाल्लाह
75-74 साल में। वाह उस्ताद मुकर्रम, वाह मफरूजा ही गलत है। मुकर्रम मैं कुर्बान, इसलिए कोई इधर की मार रहा है। मुझे अजीब जुगाड़ और फ्रॉड का नाम जमहूरियत है। वाह, इन सबसे ज्यादा ठीक लग रहे हैं रीम। ठीक है, इस मुल्क में देखो 90%, 95% अवाम की जीरो नुमाइंदगी है। ये क्या ईवान उठाए फिरते हो यार तुम्हारे में फरूजा ही मजा का खेज है। हम चूंकि लकीर के फकीर हैं, अच्छा, उनके चगले में निवाले खाने वाले लोग हैं। वो रेलवे दे के गए हमें, उसने बर्बाद कर दी हमने। तो जमहूरियत भी वो दे के गए, उसको हमने ज्यादा बर्बाद कर दिया। सीधी सी बात है। आप अज्यूम करके एक मफरूजे पे खड़े बना रहे हो महल, मजे का खेज सी सूरत हाल होती है। हर बंदा ही मुझे ठीक लग रहा है आप में से, सवाए अपने। मैं तो बिलीव ही नहीं करता इस नॉनसेंस में। और जिस मुल्क में अवाम की जमहूर ताकत का सरचश्मा, मैं वैसे जमहूर अवाम को इसके ऊपर कमेंट उनकी तो नुमाइंदगी कोई नहीं वहां। सोहेल साहब जो पॉइंट हसन जी, सोहेल साहब मुझे तो ये तासुर था। हाँ जी, सॉरी जी। हसन साहब तो देखें बहुत ऊपर की बात करते हैं। बात तो यह है कि इस मुल्क में बहरहाल जमहूरी निज़ाम चल रहा है। आप इस पे इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, मेरी नज़र में इसको और जमहूरी होना चाहिए, और आइडियल होना चाहिए, और शफाफ होना चाहिए। लेकिन ये जो आज आप टीवी पे बैठे हैं, अपने हर कोई अपनी राय दे रहा है, ये जमहूरियत की वजह से है। ये जो मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा है, ये जमहूरियत की वजह से है। ये जो पार्लियामेंट चल रही है, आप इससे 100 इख्तलाफ करें, आप बहरहाल इस पार्लियामेंट के समरात से जो है बहरामंद हो रहे हैं, मुस्तफीज हो रहे हैं। आप आज़ादी जो इस वक्त हासिल है उससे मुस्तफीज हो रहे हैं। तो सिर्फ ये डिनाई कर देना कि ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत मुकम्मल ना सही लेकिन अधूरी सही, लेकिन ये जमहूरियत की जरा सफर जो है ये जारी रहेगा। और इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मुयस्सर है उसको भी जो है रद्द कर दे, और उसकी बजाय ऐसे निजाम की बात करें जिसमें ना बात करने की इजाजत मैडम शेख, जिसमें इंतखाब लड़ने की इजाजत हो। हसन निसार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है यार। एक जुमला मैं कहना चाह रहा हूं। बेसिकली आई एग्री विद सोहेल बड़ाई साहब और सारे जितने मुहज्जब मुअज़्ज़ज़ माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, किताबों के माउंट एवरेस्ट पे बैठे हैं, हम ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये मेरे नज़दीक इस तरह है कि इस मुल्क में करोड़ों लीटर रोजाना, यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, करोड़ों लीटर केमिकल ज्यादा दूध बिकता है। तो आप मुझे जवाबन ये कहो कि चले दूध तो है ना जी। हालांकि ये दूध पीने वाले बच्चे जब बड़े होके उनकी आपस में शादियां होंगी, वो लिनेटिक्स पैदा करेंगे, वो पागलों और माजूरों को जन्म देंगे। लेकिन आर्गुमेंट तो है कि भाई ना होने से तो बेहतर है ये केमिकल वाला दूध। ओके जी, इस आर्ग्यूमेंट को फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने कुछ जो चेयरमैन नैब का मामला बना हुआ है इसके ऊपर कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया। भट्टी साहब का आर्ग्यूमेंट एक तरफ, आज भट्टी साहब हमारी वन मैन आर्मी थी जो कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल जरूर है, कोई तीसरा फरीक होना चाहिए, कोई इदारा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई पार्लिमानी कमेटी जो शफाफ हो और इस मसले का हल निकाल सके। रीमा उमर साहब ने बड़ी बताया कि क्या ऑप्शन मौजूद है। कहती हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब अगर कंसेंसस नहीं होता लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस में तो ये मामला लेके जाया जा सकता है और उनसे राय ली जा सकती है, लेकिन बहरहाल मशवरा तो होना होगा। अब आगे देखते हैं हुकूमत क्या कहती है इस सिलसिले में, ऑर्डिनेंस या कोई और कानूनी ऑप्शन। जनाब छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आते हैं दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। खबर यह है कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर ने इस्तीफा दे दिया है। अब जरा इससे मुतल्लिक ये कहते हैं कि इस्तीफे की जो वजह है वो वजीर तवानाई हमाद अजहर की नाराजगी थी और कल वजीर आजम से मुलाकात में हमाद अजहर ने इसके ऊपर कुछ अपने तहफ्फुजात से भी वजीर आजम को आगाह किया। लेकिन जनाब तशवीश की बात यह है कि ताबिश गौहर पहले मुआविन खुसूसी नहीं है जिन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले बहुत से नाम हैं जिनमें जफर मिर्जा शामिल हैं, तानिया इदरुस शामिल हैं, इशरत हुसैन शामिल हैं और भी बहुत से एक्सपर्ट्स हैं
जिनको लाया गया और हुकूमत में शामिल किया गया, आइदर एज मुशीर यानी एज एडवाइजर, लेकिन उसके बाद वो इस्तीफा दे के चले गए। जनाब, पूछना हमने ये है कि ये जो ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, तो वजीर आजम को अपने वुज़रा और मावनीन की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए किन इक़दाम जरूरत है, ये बुनियादी सवाल। और सुहेल बड़ाच साहब, सबसे पहले आपकी तजवीज़ चाहेंगे। मेरा यहाँ के पहले तो इतनी ज्यादा जो SAPM है ये रख लिए गए हैं कि स्पेशल असिस्टेंट्स के तकरीबन हर जगह पे डिफिकल्टीज पैदा हुई। पहले वजारत इत्तलात में पैदा हुई, वजारत तवानाई में पैदा हुई, जहाँ जहाँ SAPM पे वहाँ मिनिस्टरों के साथ उनकी प्रॉब्लम पैदा हुई। और जाहिर है फिर अल्टीमेटली तो मिनिस्टर ने जीतना होता है। उसकी वजह यह है कि वो इलेक्टेड होता है और वो डेफिनेटली वो डोमिनेट कर जाता है बाद में। मेरा ये ख्याल है कि ये पहले ही सोच समझ के तकरीरें करनी चाहिए थी, और ये अब मेरा ख्याल है कि उससे जूं वक्त गुजरा है जो मावनीन खुसूसी हैं वो छोड़ गए हैं, और ये भी साबित हुआ है कि उनका मौक़िफ़ अक्सर जगहों पे गलत था और वजीर जो थे उनका मौक़िफ़ जो था वो ठीक था। अच्छा, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ी प्रिंसिपल डिबेट वज़रा से मुतल्लिक हम ये तो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, लेकिन इरशाद भट्टी साहब, वजीर आजम ने एक विजन पेश किया विच मेक्स सेंस एज वेल। वो कहते हैं जनाब टेक्निकल लोग लेके आएंगे ताकि वो इस वजारत की जो टेक्निकलिटीज हैं, महारत रखते हैं उसमें, वो वज़रा को मशवरा दे सके और हैंड इन हैंड काम करें। लेकिन क्यों ना ये सही साबित हुआ? इस वजह से इसकी एक ही मैडम शेख वजह है, वो है राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना होना। पहले दिन से आज तक वो जो हमारे हैं असद उमर साहब से लेकर ताबश गोर तक राइट पीपल फॉर राइट जॉब। अब ये जो लातादाद ब्यूरोक्रेट्स तब्दील हुए हैं उनको छोड़ दें, जो KP के मरकज़ में और पंजाब में लातादाद तब्दीलियाँ हुई हैं उनको छोड़ दें ये। और अगर इन तब्दीलियों और इन लातादाद तब्दीलियों को देखें तो उसमें भी क्या था कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं है, बस जो सामने चढ़ा उसको लगा दिया। दूसरा है परफॉर्मेंस चेक ना होना, लगाया क्यों, हटाया क्यों। हमें आज तक नहीं पता चला कि जफर मिर्जा साहब की क्या काबिलियत थी कि उन्हें लगाया, और फिर क्या वजह हुई कि उन्हें हटाया। नदीम बाबर साहब का क्या काबिलियत थी कि उन्हें लगाया, और क्या उनकी वजह थी कि उनको हटाया। आमर कियानी की के पार्टी में अगर वो हटाया तो पार्टी सेक्रेटरी जनरल क्यों बनाया। और इशरत हुसैन क्या करके गए, क्या तीर मार के गए, उन्हें लगाया किस मकसद के लिए था, वो गए क्या। फिरदौस आशिक अवान का क्या कसूर था कि उन्हें मरकज से हटाया, क्या उनकी कारकर्दगी थी उन्हें पंजाब में लगाया, फिर क्यों हटाया। तानिया एदरुस क्या वजह बनी, ताबश गोर आए क्यों थे और गए क्यों हैं। तो बेसिक चीज है राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना होना। और दूसरी वजह है कि ये कोई अजीब सा है कि कोई लगाते हैं, पता नहीं लगाए जाते हैं और फिर हटाए जाते हैं, कोई समझ नहीं आती वजह क्या होती है। अच्छा, मसला ये है कि जवाबात ही नहीं मिलते, इसलिए भी शायद इतने ज्यादा कयास आराइयां और फिर सवालात जन्म लेते। हसन निसार साहब, आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? अलीना, आप बताएं कि किन इक़दामात की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है अजीब लगेगी आपको ये बात, मुझे पता है, एंड यू विल बी जस्टिफाइड। ये ऐसे ही इक़दामात की ज़रूरत है। हमारा कल्चर ये है कि पहले इस किस्म के जो लोग प्रोफेशनल्स टेक्नोक्रेट्स आते हैं वो तयशुदा प्रोग्राम के तहत मुकमका की बुनियाद पे आया करते थे। अच्छा, इमरान को जब बताया जाता है, ब्रीफ किया जाता है, वो कहता है अच्छा मैं ठीक है बंदा, लेकिन जब पता चलता है वारदातों का तो वो उसका टाइप नहीं है बेसिकली। अच्छा, दूसरी वजह है कि हमारे टेक्नोक्रेट्स का एक अपना मखसूस एजेंडा और एक मखसूस माइंडसेट होता है जो प्रोफेशनल्स का होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो बंदा किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज कर लेता है वो बाकी जगह बिल्कुल जाहिल रह जाता है। उसका सारा फोकस, क्योंकि उसने अगर स्पेशलाइज करना है, किसी चीज में एक्सेल करना है, तो फिर सारी दुनिया को भूल के उसको फोकस कर, तभी वो टॉप पे जाएगा। नतीजतन बाकी उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। अच्छा, इनका माइंडसेट बेसिकली ये होता है इस किस्म के टेक्नोक्रेट्स का, जिसमें अवाम की हैसियत सानवी भी नहीं होती, एजेंडाज इनके भयानक होते हैं। और एक बात जो भी भट्टी साहब ने की है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला मामला, वो इस तरह की तजर्बाकारी हो रही है और मैं नहीं समझता ये गलत हो रहा है। ये लॉन्ग रन देखें, हम उजलत पसंद लोग हैं, हम इधर बीज डालते हैं, अगली सुबह हम चाहते हैं हार्वेस्ट करना, वो नहीं होगा। चूंकि पाकिस्तान जिस हाल को पहुंच चुका है, इसका कोई उज्व, इसकी कोई हड्डी सलामत नहीं,
इसका कोई ऑर्गन ठीक काम नहीं कर रहा, सो ये चलेगा, बर्दाश्त कर सकते हो करो, नहीं कर सकते दोबारा करके देख लो, कुछ बद से बदतर होगा। अच्छा सर, अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है, लेट्स स्टे पॉजिटिव। रीमा उमर साहिबा, आपकी क्या इसमें राय है? और जहां तक ये वाली बात है खास तौर पे कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो अपेरेंटली जो हमारे पास लिस्ट है उसमें तो सारे के सारे अपनी फील्ड में बड़े माहिर थे और जाने माने, इवन जैसे तानिया उद्रुस को ले लिया आप, बाहर से आई, क्वालिफाइड। अलीना, पहले तो मैं कहूंगी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, खवातीन भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं, तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बिल्कुल होना चाहिए। मुझे इन्हें हम सब करते हैं, अक्सर जो मैस्कुलिन है वो यूनिवर्सल बन जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है खवातीन की फिक्र लाक हो गई है। मुझे लगता है कि सर ये होना चाहिए, डिटेल में नहीं मालूम इन सब रेजिग्नेशन या इनको निकाला गया उसके पीछे क्या सूरत हाल है, लेकिन मैं भट्टी साहब से बिल्कुल एग्री करूंगी। पाकिस्तान की शहरी होने के नाते मैं तो ये जानना चाहूंगी कि क्यों इन लोगों को लगाया जाता है, इनकी क्या काबिलियत होती है, क्या देख के लगाया जाता है, और क्यों उनको हटाया जाता है या ट्रांसफर करके कहीं और लगा दिया जाता है। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। जब भी हुकूमत की वुज़रा से पूछा जाता है इसके बारे में, वो कहते हैं नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है, वो जो चाहेंगे वो होगा। ये कोई बादशाहत तो नहीं है। यहाँ पे आप जो भी आपकी डिस्क्रेशन है, आपका प्रेरोगेटिव है, आप किस तरह इस्तेमाल करते हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तभी आगे चल के अकाउंटेबिलिटी होगी। तो पाकिस्तान की शहरी होने के नाते मैं ये जानना चाहूंगी, जो भट्टी साहब का सवाल है कि क्यों लगाया जाता है और क्यों हटाया जाता है। ओके जी, ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट। यहीं पर हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया, इसलिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कल मुलाकात होगी नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज।